गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल JH एग्जाम प्लेक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि JH एग्जाम प्लेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि रिव्यू से रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो आप लोग को तैयारी करवा रही है, यानी वेल प्रिपेयर आप लोग को JH एग्जाम प्लेक्स करवा रही है। चलिए स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। आज की जो क्लास होगी वो क्लास सेकेंड होगी, यानी दूसरा क्लास होगा। जिनका एमडीसी पेपर सेमेस्टर 1 to 3 जिनका एमडीसी पेपर ज्योग्राफी होगी उनके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यानी इंपॉर्टेंट क्लास का अगर बोले तो उनके लिए आज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आज की क्लास में होगी, जिसमें से मैंने फर्स्ट क्लास में एक क्लास जिसमें से 2 क्वेश्चन करवाया था। आज दूसरे क्लास में भी आज कोशिश करेंगे 2 क्वेश्चन को पूरा करें, यानी हर क्लास में आप लोग को 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। और ये 2 क्वेश्चन इसलिए दिया जाएगा कि 16 तारीख से आप लोग का एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम अच्छा जाए, यानी जो भी क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से हल कर पाए। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का सेकेंड क्लास होगी। चलिए स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। और आज की क्लास आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में जो एग्जाम की तैयारी, जो वन लाइनर 1 डे एग्जाम की तैयारी, जैसे कि जनरल कंपटीशन की तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी भी अगर आप लोग कर रहे हैं तो उन लोग के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत में लोहा, क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे हम लोग को जानकारी भी मिल जाएगी कि भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग के वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का वर्णन करें, यानी कि डिस्कस द प्रेजेंट पोजीशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। यानी कि लोहा और इस्पात उद्योग में, यानी आयरन का स्थिति कैसा है, इस्पात की स्थिति कैसी है हमारे भारत में, उसी की विवेचना करना है। यानी उसी को देखेंगे कैसा स्थिति लोहा का है और इस्पात का है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला है, लोहा तथा यानी लौह तथा इस्पात उद्योग भारत के सबसे महत्वपूर्ण उद्योग में से एक है। यानी आप लोग को पता है कि भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है वो लोहा और इस्पात है। यह एक फीडर उद्योग है जिसके उत्पादन अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मतलब कि जो भी कच्चा माल है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों में जितने भी उद्योग हैं, जितने भी फैक्ट्री है, जो कच्चा माल है उसको पकाने में कहीं ना कहीं लौह का यानी लोहा और इस्पात का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2018 में भारत चीन के बाद इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। अब देखो क्या बोलता है, वर्ष 2018 में, यानी चीन में सबसे ज्यादा इस्पात का उत्पादक है, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है इस्पात, तो चीन। उसके बाद दूसरा नंबर पे कौन आ गया, तो 2018 के बाद दूसरे नंबर पे आपका भारत आ गया। चलिए शुरू करते हैं। आगे क्या बोल रहा है, भारत में लौह तथा इस्पात उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर क्या कारण है कि लौह और इस्पात में उत्पादन में कमी हो रही है? क्या कारण है कि जो लौह और इस्पात को प्रभावित कर रही है? देखिए क्या बोलता है, कच्चा माल। पहला बोलता है कच्चा माल। अब ये कच्चा माल क्या है, अधिकांश विशाल एकीकृत इस्पात संयंत्र जो है वे कच्चे माल के स्रोतों के निकट स्थित है, क्योंकि इनमें भारी तथा वजन में क्षरणीकृत कच्चे माल का बड़े पैमाने पर स्थित होता है, यानी इस्तेमाल होता है। अब देखिएगा जितने भी उद्योग है, फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री क्यों बनाया गया, ताकि कच्चे माल को पका के पूरे बाजार में बेच सके। तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री है भैया, तो फैक्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, और वो सब मशीन क्या भैया, लोहा का होगा, इस्पात का होगा। तो ये सब मशीन क्यों बैठाई गई, तो ये सब मशीन बैठाई इसलिए गई क्योंकि जो भी कच्चा माल होगा, यानी जो भी खनन करके जितने भी मिनरल्स होंगे, जो भी हम लोग का खनिज उनिज होगा, उसको दूसरे नए वैरायटी में चेंज करेंगे, यानी पक्का माल में उसको हम लोग चेंज करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें हम लोग को लोहे का जरूरत होता है। अब क्या बोलता है, उदाहरण के लिए देखो
छोटा नागपुर क्षेत्र में, छोटा नागपुर क्षेत्र दोस्त कौन सा आ जाएगा, हमारा झारखंड आ जाएगा। छोटा नागपुर में हमारा झारखंड हो जाएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र में लौह तथा इस्पात उद्योग का संघनन इसलिए अधिक है क्योंकि वहां लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कहीं ना कहीं हमारे झारखंड में लौह जो मिलता है यानी लोहा जो मिलता है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। जमशेदपुर में टिस्को संयंत्र, क्या बोलता है, जमशेदपुर में टिस्को संयंत्र को कोयला झरिया की खदानों से और लौह अयस्क, चूना पत्थर, डेलोमाइट तथा मैग्नीज की आपूर्ति उड़ीसा व छत्तीसगढ़ से होती है। तो ये सब क्या है, ये सब कच्चा माल है। ये सब क्या है, ये सब कच्चा माल है जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, झारखंड से और भी जितने भी जहां हम लोग के कच्चा माल उपलब्ध होते हैं तो वो सब से जगह से मिलती है कच्चा माल और कहीं ना कहीं इसको पका के पूरे बाजार में बेचा जाता है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होती है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है, छोटा नागपुर यानी जमशेदपुर में क्या है, जमशेदपुर में टिस्को है। क्या है जमशेदपुर में, जमशेदपुर स्थित टिस्को संयंत्र। कोयला कहाँ, कोयला सबसे ज्यादा झरिया में, झरिया के खदानों से और लौह अयस्क, चूना पत्थर, डेलोमाइट तथा मैग्नीज की आपूर्ति उड़ीसा व छत्तीसगढ़ से होती है। अब ये था कच्चा माल की बात। अब आते हैं बाजार। हम लोग क्या देख रहे हैं, लोहा और इस्पात में अभी स्थिति कैसी है भारत की, उसी को देख रहे हैं। अब देखिए बाजार, बाजार में क्या आता है, लौह तथा इस्पात से बने उत्पाद भारी और बड़े होते हैं इसलिए इनकी परिवहन लागत अधिक होती है। अब मान के चल बड़ा बड़ा मशीन, बड़ा बड़ा जो भी चीज है लौह और इस्पात से जितनी भी बनी हुई चीज है वो बहुत भारी होता है, तो उसका मतलब आने जाने में जो भी परिवहन होती है उसके लिए परिवहन बहुत जरूर होता है। भैया परिवहन लागत क्या लिखा है, देखिए समझिएगा अच्छे से, लौह तथा इस्पात से बने हुए भारी और बड़े होते हैं। जो भी चीज लोहा और इस्पात से बनते हैं, जो भी चीज बनते हैं वो बहुत बड़ा और भारी होता है इसलिए इनकी परिवहन लागत अधिक होती है, इसलिए इस सब का दाम बहुत ज्यादा होता है। अतः बाजार से निकटता बेहद अहम है, विशेषकर छोटे इस्पात संयंत्रों के लिए तो यह बेहद जरूरी है ताकि परिवहन को न्यूनतम किया जा सके। अब देखो क्या बोलता है, जमशेदपुर का टिस्को कोलकाता के निकट है जो एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है। जमशेदपुर कहीं ना कहीं बंगाल के नजदीक है जो कि जमशेदपुर एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है। विशाखापत्तनम का इस्पात संयंत्र तटीय क्षेत्र में स्थित है जहां आयात और निर्यात की बेहद सुविधा उपलब्ध है। अब क्या बोलता है कहीं ना कहीं कि विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, ये क्या है भैया, तट पे है। विशाखा आंध्र प्रदेश चल जाइएगा तो आंध्र प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं तट पर है, तो इससे क्या होता है, आयात और निर्यात की बेहतर सुविधा उपलब्ध है समुद्र के द्वारा, समुद्र मार्ग से। तो कहीं ना कहीं जमशेदपुर भी पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे है, तो कहीं ना कहीं जमशेदपुर एक बहुत बड़ा बाजार है, तो आने जाने का खर्चा भी कहीं ना कहीं कम लगता होगा बंगाल को। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल दिया श्रम, श्रम मतलब लेबर। आगे क्या बोला है, श्रम, श्रम मतलब लेबर। देखिए क्या बोलता है, श्रम जो होते हैं, सस्ते श्रम की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण है। छोटा नागपुर क्षेत्र के अधिकांश संयंत्रों को इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में सस्ता श्रम उपलब्ध होता है, यानी झारखंड में सबसे कम दाम पर जो मजदूर होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतलन के लिए पानी की उपलब्धता, मतलब कि उदाहरण के लिए दामोदर नदी के किनारे बोकारो इस्पात संयंत्र, कौन सा, दामोदर नदी के किनारे, दामोदर नदी जो कि झारखंड की सबसे लंबी नदी है, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के किनारे कौन सा इस्पात संयंत्र है, तो बोकारो इस्पात संयंत्र। भद्रावती कर्नाटक में विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र, भद्रा नदी के समीप भद्रावती कर्नाटक में विश्वेश्वरैया इस्पात
संयंत्र ये आदि ये सब स्थापित है। अब कहीं ना कहीं ये सब क्या कर रहा है भैया, पानी की उपलब्धता अब कहीं ना कहीं, अब देखो बोकारो यानी दामोदर नदी के किनारे बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया, तो इससे क्या होगा, तो पानी की उपलब्धता हम लोग को आसानी से मिल जाएगा। अब बड़ा बड़ा फैक्ट्री का अगर हम लोग निर्माण करेंगे, आने जाने का साधन, ये सब चीज देखा जाता है। कहीं भी अगर आप फैक्ट्री को स्थापित करते हैं यानी बड़ा उद्योग का स्थापना करते हैं, तो आने जाने का मार्ग देखना पड़ेगा, वहां पानी की उपलब्धता देखनी होगी और कच्चा माल को देखना होगा। यही सब तीन चीज हम लोग को जरूरी होता है किसी बड़े उद्योग को बैठाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है, औद्योगिक नगरों से समीपता। अब क्या बोलता है, छोटे इस्पात संयंत्रों यानी छोटा इस्पात संयंत्र जो उत्पादक सामग्री के रूप में स्क्रैप धातुओं का उपयोग करते हैं के लिए अपशिष्ट धातुओं को पुनः चक्रण की आवश्यकता होती है। अब वैसे धातु जिसको एक बार हम लोग यूज कर दिए उसको दोबारा से यूज करना है, तो उसके लिए छोटा छोटा आप लोग को छोटे छोटे फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, धातुओं से पुनः चक्रण की आवश्यकता होती है। ऐसे संयंत्र ज्यादातर औद्योगिक नगरों के समीप अवस्थित होती है, जैसे महाराष्ट्र के इस्पात संयंत्र। अब देखो महाराष्ट्र के इस्पात संयंत्र, महाराष्ट्र क्या नगर है, तो महानगर में ही कहीं ना कहीं लोहे को दोबारा यूज करने का एक फैक्ट्री बना हुआ। अब नगर में है, जैसे हजारीबाग मान के चलो एक नगर है, मान के चलना है हजारीबाग नगर है। अब यही नगर में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री भी है और एक छोटी फैक्ट्री भी है, कि बड़ा बड़ा फैक्ट्री में जो सामान हम यूज कर लिए उसको क्या करना है, दोबारा यूज करना है। बड़ा फैक्ट्री में जो सामान हम यूज कर लिए उसको दोबारा यूज करना है, तो उसी को दोबारा यूज करने के लिए वो सामान को हम लोग छोटे फैक्ट्री में भेजेंगे, यानी छोटे उद्योग में भेजेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग महानगर से भी कनेक्ट रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी नीतियां, क्या बोलता है, सरकारी नीतियां। सरकार उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सही बात है भैया, गरीबुरी में अभी सरकार क्या बोल रही है, उद्योग स्थापित करो, उद्योग फैक्ट्री बोलते चाय बेचो, पकौड़ी बेचो, आलू चॉप बेचो, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से धंधा है भैया। अपना मालिक खुद बनो, जो तुम नौकर बन के रहना चाहते हो, जो तुम सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हो, इससे अच्छा छोटा सा बिजनेस करो और अपने बिजनेस के अंदर 2 आदमी रखो, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये भी सरकार बढ़ावा दे रही है। सरकारी नीतियां क्या बोल रही है, सरकार उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों यानी जो क्षेत्र जो सबसे पिछड़ा है, यानी नीचे जाति नीचे समुदाय के लोग पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, या उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने के लिए सब्सिडी टैक्स यानी सब्सिडी कर में छूट और पूंजी प्रदान करती है। जिसको हम लोग पूंजी प्रदान करती है का मतलब हम लोग लोन लेते हैं ना, बिजनेस लोन जिसको बोल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार भी हम लोग को बिजनेस बैठाने में मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र को क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए स्थापित किया गया था। यानी छत्तीसगढ़ में जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, छत्तीसगढ़ के भिलाई में, वहां जो इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था, तो कहीं ना कहीं उसको यानी पिछड़ेपन को दूर करने के लिए किया गया था। अब देखो मान के चलिए हजारीबाग में बहुत बड़ा फैक्ट्री खुल जाए, स्टील फैक्ट्री, इस्पात फैक्ट्री खुल जाए, तो कहीं ना कहीं हजारीबाग में पिछड़ा क्षेत्र है, तो हजारीबाग के जो भी क्षेत्र वो नगर में आ जाएगा। नहीं, हजारीबाग में स्टील फैक्ट्री हो तो कहीं ना कहीं वो भी नगर में आ जाएगा। जैसे बोकारो में है स्टील प्लांट जिसको स्टील बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं बोकारो डेवलप है, बोकारो नगर में आता है। ठीक इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी भिलाई संयंत्र को पिछड़ेपन से अलग मतलब कि पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भिलाई संयंत्र की स्थापना की गई थी सरकार के द्वारा, जो आपके छत्तीसगढ़ में है। अब देखो विद्युत मतलब बिजली, विद्युत मतलब क्या होता है, बिजली। देखिए बिजली क्या बोलता है, विद्युत की उपलब्धता उद्योगों की अवस्थिति का एक अन्य निर्धारक है। टिस्को और बोकारो,
टिस्को और बोकारो इस्पात संयंत्र को डीवीसी दामोदर घाटी निगम से जल विद्युत की प्राप्ति होती है। भिलास संयंत्र को कोरबा तापीय स्टेशन से ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखो बोकारो में लाइन चलेगा जी, बोकारो में, जमशेदपुर में, टिस्को में, तो ये टिस्को जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है टिस्को की और बोकारो स्टील प्लांट, जमशेदपुर टाटा जहां है लोहा का, तो कहीं ना कहीं इसमें जो बिजली सप्लाई किया जाएगा, जो विद्युत सप्लाई किया जाएगा, तो कहां से किया जाएगा, तो हजारीबाग के डीवीसी से किया जाएगा। डीवीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीवीसी से जल विद्युत की प्राप्ति होती है। भिलास संयंत्र को कोरबा तापीय स्टेशन से ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो परिवहन क्या बोलता है, परिवहन आने जाने का। अब क्या है परिवहन समझिए, कच्चे माल की उपलब्धता वाले स्थानों, बाजारों और बंदरगाहों से संपर्क एक अन्य कारक है। जिसको कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के साथ रेलवे के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ। अब देखो भैया टिस्को यानी जमशेदपुर वो कोलकाता के साथ, मुंबई के साथ और चेन्नई के साथ रेलवे माध्यम से जुड़ा हुआ है। यानी इसका जो सप्लाई होता है वो ट्रेन से होता है। कहीं ना कहीं टिस्को का जो भी बड़ी बड़ी जो भी उद्योग है, जो भी बनती होंगी टिस्को में, यानी लोहा का जितने भी बड़े बड़े उद्योग है वो सब कोलकाता भेजना रहेगा, मुंबई भेजना रहेगा, चेन्नई भेजना रहेगा। तो हम लोग किससे भेजेंगे, तो हम लोग रेलवे के माध्यम से भेजेंगे। दुर्गापुर बंगाल, दुर्गापुर संयंत्र के पास दुर्गापुर से हुगली और कोलकाता बंदरगाह के लिए नौगम्य नहर की सुविधा मौजूद है। अब मान के चलो दुर्गापुर, अब कहीं ना कहीं वो भी फेमस है लोहे के लिए, तो दुर्गापुर में संयंत्र के पास दुर्गापुर से, अब देखो ये दुर्गापुर में कुछ भी बना तो दुर्गापुर से हुगली नदी है, तो कहीं ना कहीं वो हुगली नदी से नाव के द्वारा दुर्गापुर से जो भी इस्पात, जो भी संयंत्र बनेंगे उसका आयात और निर्यात होता है। तो कहीं ना कहीं उसमें परिवहन की बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रोल होती है। यानी परिवहन भी आपकी बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से लौह और इस्पात उद्योगों की अवस्थिति में परिवर्तन। अब कहीं ना कहीं 19वीं शताब्दी में क्या परिवर्तन आता है लौह और इस्पात में। देखिए क्या बोलता है, वर्ष 1800 से पहले, कब, वर्ष 1800 से पहले लौह और इस्पात उद्योग ऐसे स्थानों पर अवस्थित थे जहां कच्चे माल, बिजली की आपूर्ति और जल आसानी से उपलब्ध थे। मतलब कि 1800 ईस्वी तक हमारा बड़ा बड़ा उद्योग यानी लौह और इस्पात उद्योग, पहले लौह और इस्पात उद्योग ऐसे स्थान पर बैठे थे, अवस्थित थे जहां कच्चा माल, बिजली की आपूर्ति और जल आसानी से तीनों चीज उपलब्ध होता था। यहाँ तीनों चीज है तो हम फैक्ट्री यहीं कोड़ेंगे, यानी फैक्ट्री यहीं बैठाएंगे। अब क्या बोलता है, बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थान कोयला क्षेत्रों, नहरों तथा रेलवे के निकट हो गया। और बाद में क्या हुआ, जहां कोयले के स्थान, जहां आदर्श स्थान मतलब अच्छा जगह जहां कोयले की उपलब्धता ज्यादा हो, नहर हो, रेलवे हो, ये सब कहीं ना कहीं जब ट्रेन आया तो और भी महत्वपूर्ण हो गया उद्योग। तो कहीं ना कहीं ट्रेन के नजदीक, नहर के नजदीक, कोयले के नजदीक, विद्युत के नजदीक, ये सब में हमारे संयंत्र यानी हमारे जो उद्योग है उसको स्थापित किया जा रहा है। फिर चेंज हुआ 1950 के बाद लौह और इस्पात उद्योगों को समुद्री बंदरगाहों के समीप समतल भूमि के बड़े क्षेत्र पर स्थापित किया जाने लगा। यानी 1950 के बाद हमारा जितना भी उद्योग है लौह और इस्पात का, वो समुद्र के किनारे उसको स्थापित किया जाने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस समय तक इस्पात संयंत्रों का आकार बहुत बड़ा हो गया था और लौह अयस्क को विदेशी से आयात करना पड़ता था। ऐसा इसलिए हुआ कि लौह अयस्क को विदेश तक भेजना पड़ रहा है और विदेश से लाना पड़ रहा है।
आयात मतलब लाना और निर्यात मतलब भेजना। ऐसा इसलिए हुआ था कि लौह अयस्क और इस्पात अयस्क बहुत बड़ा हो गया था, यानी बहुत भारी मात्रा में बनने लगे थे, जिससे आवागमन और निर्गमन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। इसीलिए समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, बंदरगाहों पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को स्थापित करना पड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। भारत में लौह और इस्पात उद्योग कच्चे माल, क्या बोलता है, कच्चे माल, सस्ते श्रम, परिवहन एवं बाजार का लाभ उठाते हुए विकसित हुआ है। मतलब कि लौह और इस्पात उद्योग का जो विकास हुआ है, तो कच्चे माल अधिक है भैया, मजदूर यहाँ लेबर जो मिल रहा है सस्ते मिल रहा है, आने जाने का साधन भी वही इंपॉर्टेंट है, सब मिल जा रहा है, और कहीं ना कहीं हम लोग को बाजार से लाभ भी मिल रहा है। तो हमको जिससे लाभ मिलेगा तो उसी को हम लोग विकास करेंगे। तो हमारे लौह संयंत्र और इस्पात संयंत्र में बहुत ज्यादा हम लोग को लाभ मिला, इसीलिए हम लोग और भी बड़े बड़े उद्योगों को विकास करना शुरू कर दिए। भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो जैसे सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र 4 राज्यों जैसे कोलकाता, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कर्नाटक में भद्रावती और विजयनगर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में सलेम अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में है। दुर्गापुर कहाँ है, दुर्गापुर, बर्नपुर आपका बंगाल में पड़ेगा। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब संयंत्र यानी बहुत बड़े बड़ा यहाँ उद्योग स्थापित हुआ है। क्यों, कहाँ कहाँ, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 4 राज्यों में बहुत बड़े बड़े उद्योग स्थापित है। क्यों, क्योंकि यहाँ कच्चा माल अधिक मिल रहा है भैया, परिवहन आने जाने का साधन अच्छा है, पानी का भी कोई कमी नहीं है। तो क्या करेंगे, हम यहीं पर एक अच्छा बहुत बड़ा उद्योग स्थापित कर देंगे। चलिए आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, आखिर लास्ट में देखिए निष्कर्ष क्या निकला है। लौह तथा इस्पात उद्योग भारत में विनिर्माण क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी जैसा है भैया। पूरे भारत में रीढ़ का हड्डी के जैसा क्या भैया, लौह और इस्पात। अगर ये नहीं रहेगा तो आपका देश आर्थिक व्यवस्था मजबूत नहीं कर पाएगा। तकनीक, डिमांड पैटर्न, अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्थितियों तथा ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन होने रहने की वजह से लौह तथा इस्पात उद्योग की अवस्थिति में बदलाव होते रहता है। ज्यादा मांग हो गया तो बदल गया, कम मांग हो गया तो बदल गया। तो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, उसके बाद तकनीकी खराबी, डिमांड पैटर्न, अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्थितियों तथा ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन होते रहने की वजह से ही लौह तथा इस्पात उद्योग की अवस्थिति में बदलाव होते रहता है। फिर भी औद्योगिक जड़त्व की वजह से वर्तमान स्थानों या अवस्थितियों का महत्व सदैव बने रहेगा। अब कहीं ना कहीं देखिएगा वर्तमान स्थिति में, यानी कि 2014 में लौह और इस्पात उद्योग, 2024 में लौह और इस्पात उद्योग के स्थान वो काफी कुशल हो गई है, जिसके कारण हमारे भारत की स्थिति आर्थिक व्यवस्था में 7वां नंबर से 5वां नंबर पर आ गई है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी उद्योगी का मुख्य उपयोग हो रहा है। और आप लोग को पता होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी कहीं ना कहीं उद्योगों पर ही प्रकाश डाला गया था। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक चला था, जिसमें से उद्योग पर ज्यादा प्रकाश डाला गया था हमारे भारत की सरकार के तरफ से। और यही उद्योग यानी यही बड़ी बड़ी फैक्ट्री कोई देश को इकोनॉमिक यानी आर्थिक व्यवस्था सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। भूगोल में रोजगार के अवसरों का विवरण दीजिए। बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर हम कौन ऑनर्स ले, तो भूगोल ले लो। तो सर भूगोल लेके हम क्या बन सकते हैं,
बहुत सारे बच्चे के कंफ्यूज, सर हम ज्योग्राफी ऑनर्स लिए हैं, सर ज्योग्राफी से हम क्या करेंगे, सर ज्योग्राफी से हम पीएचडी करें तो हमको किस पोस्ट पर नौकरी मिलेगा सर। तो आज उसी को समझते हैं। क्या बोला है, भूगोल में रोजगार के अवसरों का विवरण दीजिए। आखिर क्या क्या उपयोग है, रोजगार का साधन क्या है भूगोल से पढ़ने का। डिस्कस द मेन कैरियर अपॉर्चुनिटी ऑफ ज्योग्राफी। देखो क्या बोलता है, समझो। भूगोल बतौर एक विषय जितना व्यापक है उसमें रोजगार की संभावनाएं भी उतनी अधिक है। अब इसमें अधिक हो भैया तो जल्दी से नौकरी ले सको, नौकरी लेने में दिक्कत ना हो तो अगर तू भूगोल से ऑनर्स कर ले ही तब। नए दौर में इसका सही तरीके से अध्ययन करके आप जोश और रोमांच से भरा ऐसा करियर बना सकते हैं जिसमें नाम और दाम दोनों है। मतलब आप भूगोल पढ़ के एक ऐसा करियर बना सकते हैं जिसमें नाम भी है और अच्छी पैसे भी है। भूगोल यानी ज्योग्राफी में पृथ्वी और उसके वातावरण की भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इससे मानव आबादी व संसाधनों का वितरण और राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन भी शामिल है। अब भूगोल में तो क्या पढ़ सको है, तो मानव आबादी यानी पॉपुलेशन, संसाधनों यानी ये मिनरल्स, वितरण और राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन भी शामिल है। क्योंकि ये चीजें जहां पृथ्वी और उसके वातावरण की भौतिक विशेषताओं को प्रभावित करती है वही उनसे प्रभावित भी होती है। और पूरे भूगोल अगर आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के पृथ्वी के विनाश तक, पृथ्वी पर जितनी भी गतिविधियां हो रही है वो सारे चीज में आप महान बन सकते हैं। देखिए आगे क्या बोलता है, प्रकृति से संबंधित विषय होने के कारण यह रोचक तो है ही। क्या बोलता है, प्रकृति से संबंधित विषय होने के कारण यह रोचक तो है ही, काफी रोमांचक भी है। क्योंकि भूगोल के उच्च अध्ययन में पृथ्वी की विविधतापूर्ण भौतिक बनावट से और मानव समाज की बनावट और संस्कृतियों से रूबरू होने का मौका मिलता है। कहीं ना कहीं आपकी और पृथ्वी के बीच के संबंध कैसा है वो बताने में मदद करती है आपकी भूगोल। आज मनुष्य सभ्यता के जिस मुकाम पर है वहां प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन, आबादी में अत्यधिक वृद्धि, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, प्राकृतिक संसाधन की अपर्याप्त और बहुसांस्कृतिक एकीकरण जैसे मुद्दे को भूगोल के पेशेवर में देखा जाता है। अब कहीं ना कहीं भूगोल पढ़ के ही हम लोग इसको अच्छे से स्थापित कर सकते हैं। अगर थोड़ा मिट्टी के बारे में ज्ञान नहीं रहता तो कैसे आप मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं, पानी के बारे में ज्ञान नहीं रहेगा, जलवायु क्या होता है, मौसम विभाग क्या होता है, इस सब के बारे में मालूम नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, हमारा वातावरण और भी आप नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है तभी तो आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरे पास ज्ञान है, हमको इसको अच्छा करना है। अब ये सब पढ़बे किए हैं, ज्योग्राफी आप पढ़बे किए तब पूछेगा बाबू पृथ्वी केने से घूमो, तो पृथ्वी गोल घूमो, लेकिन पूर्व से पश्चिम घूमता है कि पश्चिम से पूर्व घूमता है ये आपको पता नहीं है। पानी कैसे पड़ता है पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब की जानकारी होगी तो आपका भूगोल में करियर बनाने का आवश्यकता और भी अधिक होगा। चलिए देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट पॉइंट, व्यापक दायरे। क्या बोलता है, व्यापक दायरा। अब ये व्यापक दायरा है क्या, देखो क्या बोलता है, भूगोल काफी व्यापक विषय है, सबको पता है, इसलिए इसमें करियर की संभावनाएं भी काफी अधिक है। भूगोल की भौतिक यानी नेचुरल, पॉलिटिकल यानी मानव और एनवायरमेंट पर्यावरण जैसी अलग अलग शाखाएं। अगर आप लोग भौतिक भूगोल भी पढ़ सकते हैं, मानव भूगोल भी पढ़ सकते हैं और पर्यावरण भूगोल भी पढ़ सकते हैं। भौतिक भूगोल के तहत पृथ्वी और उसके वातावरण की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में मनुष्य की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में पढ़ा जाता है।
पर्यावरण भूगोल में व्यावसायिक पर्यावरण भूगोल में क्या पढ़ेंगे, तो व्यावसायिक पर्यावरण और उसका मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को पढ़ा जाता है। उसके साथ साथ भैया मौसम, जलवायु आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाता है पर्यावरण भूगोल में। अब देखो क्या होता है, भूगोल में रोजगार पाने का जो रास्ता खुलता है वो 12th के बाद खुलता है। यानी आप 12वीं पास है और ज्योग्राफी का आप लेके पढ़ रहे हैं तो आपका रोजगार का रास्ता 12वीं के बाद ही खुलता है। जैसे क्या बोलते हैं समझिए, भूगोल की पढ़ाई स्कूलों में 6ठी क्लास से शुरू हो जाती है। सबको पता है भैया कि 6ठा क्लास से ही भूगोल का पढ़ाई शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें करियर बनाने के रास्ते जो होते हैं, राह जो होती है वो 12वीं क्लास के बाद ही खुलते हैं। 6ठा से ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो 12th पास करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भूगोल सब्जेक्ट लेके नौकरी में अच्छी रोजगार मिल सकता है। जैसे क्या बोलता है, भूगोल की पढ़ाई स्कूलों में 6ठी क्लास से ही शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें करियर बनाने के रास्ते 12वीं क्लास के बाद ही खुलते हैं। इसमें बैचलर से लेकर के पीएचडी तक के कोर्स उपलब्ध है। स्नातक में दाखिला 12वीं के बाद ही मिलता है भैया, इसलिए इसके बाद आप एमए और एमए के बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। स्नातक मतलब आप लोग जानते होंगे ग्रेजुएशन। स्नातक मीन्स ग्रेजुएशन। स्नातक के बाद विशिष्ट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भी किया जाता है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए 12वीं में भूगोल में अच्छे अंक लाना जरूरी है। अब देख भैया, तो 12वीं में भूगोल में अच्छा नंबर आएगा तब ने ऑनर्स आप भूगोल से कर सकते हैं। अब आप अच्छा नंबर लेबन किए तो आप भूगोल से ऑनर्स नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बोला है कि 12वीं में भूगोल में अच्छा नंबर लाना अनिवार्य है। विषय पर पकड़ भी मजबूत होनी चाहिए, यानी भूगोल इस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि कुछ संस्थानों में भूगोल में दाखिले मेरिट के आधार पर होते हैं, तो कई प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला देते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी है जो आपको भूगोल में कितना नंबर आए उसके मेरिट पे लेती है, या फिर कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे दाखिला लेते हैं। चलिए देखते हैं अब भूगोल में, यानी भूगोल से आगे बढ़ने का, यानी भूगोल में करियर बनाने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या कौशल होना चाहिए। देखिए क्या बोलता है, भूगोल में बेहतरीन करियर बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आपके अंदर विषय के प्रति गहरी रुचि और ज्ञान के साथ साथ दूसरे लोगों के साथ तालमेल बिठाकर चलने की क्षमता हो। क्या बोलता है समझिए, भूगोल में बेहतरीन करियर बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आपके अंदर विषय का अच्छा ज्ञान हो, यानी आपके पास भूगोल की जानकारी अच्छी से होनी चाहिए, और ज्ञान के साथ साथ, यानी ज्ञान के साथ साथ दूसरे लोगों के साथ तालमेल बिठाकर चलने की क्षमता भी होनी चाहिए। अब तो खाली ज्ञान पढ़ ले, अब तो खाली भूगोले पढ़ ले और दूसर के साथ थोड़ा चले में अच्छा ना लगे था, दूसर के साथ तू समझ के ना बैठी थी, तो कहीं ना कहीं पढ़े से फायदा भी ना हो। चलिए आगे बढ़ते, चलने की क्षमता भी हो। दरअसल एक ज्योग्राफर को अपना कार्य अच्छी तरह से करने के लिए अलग अलग विभागों से क्या करना पड़ेगा, तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा। एगो अच्छा ज्योग्राफिकर बनने के लिए आपको अलग अलग विभागों से तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग को क्या है जरूरी कौशल, यानी इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या चाहिए ज्योग्राफिकर में, यानी भूगोल में नौकरी पाने के लिए, भूगोल में रोजगार पाने के लिए। देखिए क्या बोलता है,
पहला है भैया कंप्यूटर का ज्ञान बहुत जरूरी है। दूसरा क्या बोलता है, आंकड़ों के संयोजन और विश्लेषण का हुनर। तीसरा तर्क संगत और विश्लेषणात्मक सोच। चौथा इस क्षेत्र में काम करने वालों को काफी भागदौड़ करनी पड़ती है, इसलिए शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहना भी जरूरी है। और तो और मैथमेटिक्स पर भी अच्छी पकड़ के साथ साथ मैप बनाना आना आवश्यक योग्यता है। अगर ये सब आपके पास स्किल्स है तो आप अच्छे से भूगोल में अपना रोजगार का अवसर उत्पन्न कर सकते हैं, आप अच्छे से भूगोल में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए कौन कौन सा कोर्स है, रोजगार यानी भूगोल में रोजगार पाने के लिए क्या क्या कोर्स करना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या करना पड़ेगा। पहला करना पड़ेगा आपको स्नातक यानी ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। बीए, इसकी अवधि 3 साल है। बीए की जैसे झारखंड में 4 साल कर दिया है। स्नातक और एमए करना पड़ेगा 2 साल में। पीएचडी 2 साल के लिए। पीजी डिप्लोमा कोर्स है रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसकी अवधि 1 वर्ष है। अब ये सब क्या है, जियोग्राफिकल कार्टोग्राफी, इस कोर्स की अवधि 1 साल है। पीजी सर्टिफिकेट कोर्स जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग, इस कोर्स की अवधि 6 महीने है। इन क्षेत्रों में आजमा सकते। अब कहीं ना कहीं अगर आप ये सब का कोर्स कर सके हैं, अगर आप ये सब का कोर्स कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपको भूगोल में रोजगार मिलने में दिक्कत नहीं होगा। यानी ज्योग्राफी में आप कहीं ना कहीं आपकी मजबूत पकड़ है तो आपको ज्योग्राफी के मामले में रोजगार पाने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है कि इतना करने के बाद आपको कहाँ रोजगार मिलेगा। तो इन क्षेत्रों में आजमा सकते हैं किस्मत। अब इतना आप कर लिए, स्किल्स भी आप सीख लिए, इतना सारा आप डिग्री भी कर लिए, तब आपको क्या मिलेगा, पहले कार्टोग्राफर, इसमें आपको रोजगार मिल सकता है कार्टोग्राफर में। इनका मुख्य काम क्या होता है भैया, नक्शा और उससे संबंधित डायग्राम, चार्ट, ट्रेवल गाइड आदि का निर्माण और विकास करना तथा पुराने नक्शों व दस्तावेजों को जीर्णोद्धार करना है। इन पेशेवर को सरकारी सर्वेक्षण और संरक्षण और प्रकाशन क्षेत्र में जॉब मिलता है। अब मान लीजिए नक्शा बनाना हो, जमीन का नक्शा, घर का नक्शा, किसी चीज का भी नक्शा अगर आपको बनाना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा, कार्टोग्राफर बनना पड़ेगा। और कार्टोग्राफर कब बनिएगा, जब आप ज्योग्राफी पे मजबूत पकड़ रहेगा तो आप एक अच्छा कार्टोग्राफर बन सकते हैं। दूसरा क्या भैया, पर्यावरण सलाहकार। इनका मुख्य काम अपने वाणिज्यिक या सरकारी ग्राहकों से पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करना और विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दे पर काम करना होता है। इन्हें सरकारी और जल से संबंधित संगठनों में जॉब मिलती है। यानी पर्यावरण का सलाहकार भी आपको बनाया जाएगा। तो आपको पर्यावरण किसे पढ़ना है, तो पर्यावरण भूगोल में पढ़ना है, तो पर्यावरण का जानकारी रहेगा तभी आपको पर्यावरण सलाहकार बना जाएगा। या तीसरा क्या बोलता है, टाउन प्लानर। टाउन प्लानर क्या है समझिए, इनका काम शहरों, कहां होगा, शहरों, कस्बों, गांव व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और प्रबंधन की योजना बनाना, उसमें विकास के स्थायित्व और प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना, मौजूदा बुनियादी ढांचों में सुधार करना तथा पर्यावरण संबंधी मुद्दों का हल निकालना। इन्हें सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों में काम मिलता है। अब देखो मान के चलिए मौसम विभाग, अब जैसे मौसम विभाग में अगर आपको काम करना है, जैसे कल पानी पड़ने वाला है तो मौसम विभाग में आप काम करिएगा तो उसके लिए आपको ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। मौसम क्या होता है, कब पानी पड़ेगा, तो ज्योग्राफी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान के चलिए कोई चक्रवात आ गया, कोई तूफान में चक्रवात आ गया, चक्रवात कैसे आया, कौन कौन से राज्य से गुजरेगा, कहाँ कहाँ पानी पड़ेगा, तो कम से कम आपको नक्शा बनाना में बहुत आना चाहिए, मैप बनाने का जरूरत होती है। अब मान के चलिए सड़क परिवहन, नदी नाला कैसे कैसे जाएगा, कहाँ कहाँ से किसको किसको फायदा होगा, तो ये सब जानकारी अगर आपको भूगोल में मिलती है तो
आप अच्छे रोजगार में जा सकते हैं, अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है। मतलब आप पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, यानी भूगोल से जुड़े हुए हैं। भूगोल दो प्रकार का बता भाई, प्राकृतिक, पहला क्या होगा प्राकृतिक जिसको भौतिक बोलेंगे, दूसरा क्या होगा राजनीतिक जिसको पॉलिटी बोलेंगे, और तीसरा क्या हो जाएगा पर्यावरण। ये तीनों हमारे पृथ्वी पे अधिक उपयोग है भैया, तो ये तीनों की जानकारी आपको रखनी होगी। तो पृथ्वी पे जितने भी प्राकृतिक घटना है, जो भी मानवीय घटना है, जो भी पर्यावरणीय घटना है, वो सब अगर होती है तो कहीं ना कहीं वो सब की जानकारी अगर आपके पास है तो आपको भूगोल में अच्छा रोजगार मिल सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि भूगोल में रोजगार की अवसर की समानता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और लौह इस्पात भारत की स्थिति अभी कैसी है वो भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। 16 तारीख से आप लोग का एग्जाम है, इसीलिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का एग्जाम का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास आप लोग के लिए अच्छी साबित होगी। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलता हूं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।